लास्ट टाइम हमने आपका मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने बायर सावर्ट लॉ देखा था। उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है वो देखा था। फिर हमने इनफाइनाइट लाइन ली थी, उस इनफाइनाइट लाइन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो देखा था और उसके दो क्वेश्चन देखे थे, राइट। चलिए आज थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए पहले काम करते हैं, अब उसी का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। भाई लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था, इनफाइनाइट वायर ली थी और यहां पे कोई पॉइंट लिया था। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इनफाइनाइट कर देते हैं और फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। ओके, अब चलो आपको याद ही होगा कि लास्ट टाइम हमने यहां पे एक एंगल लिया था जो कि परपेंडिकुलर से ऊपर था φ1 और परपेंडिकुलर से नीचे लिया था हमने कितना, φ2। ऊपर φ1 नीचे φ2। लेकिन बच्चों ये तो इनफाइनाइट है ना, ये फाइनाइट थोड़ी ना है भाई। अगर वायर इतनी है तो ये मेरा एंगल, वायर इतनी होगी तो एंगल बढ़ेगा, वायर बढ़ेगी तो और एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब अगर वायर इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। भाई अभी ड्रॉ करने के लिए तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, बट एक्चुअली होगा क्या कि जब इसको मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, आप खुद सोचो कि भाई ये देखो, अगर इतनी वायर होगी तो ये एंगल, इतनी बार तो एंगल बढ़ा, इतनी बार तो एंगल बढ़ा, और बड़ी तो एंगल बढ़ा, यानी कि धीमे धीमे एंगल बढ़ता जाएगा। एंड एक ऐसा समय आएगा कि ये जो मेरी वायर है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। आप देखो जो इनफाइनाइट लाइंस होती है ना वो हमेशा पैरेलल ली जाती है। इनफाइनाइट लाइंस को हम हमेशा पैरेलल लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं कुछ लूं तो ये कितना एंगल हो जाएगा भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब φ1 कितना हो गया 90। सिमिलरली एक φ2 कितना हो जाएगा 90। तो बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड लास्ट टाइम कितनी हमने डिराइव की थी, μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। भाई तो φ1 और φ2 के बदले 90 रख दो। सो ये कितना हो जाएगा μ0/4π I/A sin 90 प्लस sin 90 हो जाएगा भाई। तो बच्चा लोग sin 90 मतलब कितना होता है, μ/4π I/A sin 90 1 sin 90 1 + 1 2। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 2 μ0/4π I/A। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। भाई इसको कट मत करना, लास्ट टाइम मैंने समझाया था कट करोगे तो प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 10⁻⁻⁻, तो इसको कट मत करना। ओके, अब अगर मैं सेमी इनफाइनाइट ले लूं, सेमी इनफाइनाइट का मतलब देखिए भाई, ये सेमी इनफाइनाइट के काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं भाई। मतलब वायर जो है एक जगह से इनफाइनाइट है और दूसरे जगह से हमको पता है, मतलब दूसरे जगह पे इसका एंड है, लेकिन एक जगह से इनफाइनाइट है। और मैं बताऊं चलो पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया a, और भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जितना भी एंगल कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब भाई दूसरा एंगल कैसे लेंगे हम, एंगल कहां से लेते हैं, देखिए एक टॉप का एक बॉटम का। सो भाई ये तो टॉप का तो 90 हो गया, बॉटम का, अरे बॉटम का तो यही है ना। सो बॉटम का एंगल कितना, मतलब φ1 90 हो गया और φ2 0। भाई ये बॉटम है और बॉटम का एंगल, यहां से मुझे एंगल लेना है। सो एंगल वाली लाइन भी यही एंड बॉटम भी यही, ये बॉटम और ये लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। यहाँ पे 90 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो। sin 90 1 sin 0 0।
भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सो 1 + 0 1 और 1 into एनीथिंग रिमेन सेम। सो भाई इस समय आपकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4 I/a। ये कब होगा जब हम सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे। हाँ एक चीज श्योर है कि भाई यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो फिर कहानी में बदलाव आता, यहाँ से कुछ एंगल होता, यहाँ से कुछ एंगल होता, ऊपर वाला एंगल तो 90 होता, वो तो श्योर है भाई। अगर पॉइंट बीच में भी होता तो ऊपर वाला एंगल तो 90 बन जाता बिकॉज इनफाइनाइट है। हाँ नीचे का कुछ एंगल होता तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर दे रखा है तो उसको ले लो, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के आते हैं कि सेमी इनफाइनाइट है तो जो बॉटम है उसके एकदम से सामने परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट पड़ा है। ओके बच्चे लोग। सर 5 to 0 कैसे? ओके भाई आपको एक इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखी है, सेमी इनफाइनाइट, और एक पॉइंट दे रखा है इधर P, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, फिलहाल ये है ओके। ये डिस्टेंस अभी दिया हुआ है आपको 2√2 सेंटीमीटर, कितना 2√2 मीटर, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहा हुआ कि ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और करंट दिया जा रहा है आपको 5 एम्पियर का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। भाई सेमी इनफाइनाइट है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इसके एज पे पड़ा है, पर क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? भाई आप तो बोल दोगे सेमी परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 I/a। ये आप बोल दोगे a, इसके 10⁻⁻7 I है 5, खत्म। गलत। क्या ये परपेंडिकुलर है? भाई आपको लगता है परपेंडिकुलर नहीं है, हमको ये जो a होता है ना a, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन वो तो है ही नहीं। अगर आप भाई यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, क्या वो परपेंडिकुलर बनेगा? देखो आप इमेजिन करो, अगर आप यहां से कोई डिस्टेंस लोगे तो क्या परपेंडिकुलर बनेगा? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। पीछे वायर है नहीं, पीछे वायर नहीं है, बट सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये चीज किया है। तो भाई ये कोई एंगल जो है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वायर से। भाई ये वायर कुछ ऐसी होगी, हमने क्या किया, पीछे उसको एक्सटेंड कर दिया। ये जो डिस्टेंस है अब ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर। अच्छा इसको ढूंढना भी पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे? तो बच्चा लोग ये आपको 90 दिख रहा है, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो भाई ये 90 बन गया, ये 45, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना होता है? 180, 180 माइनस 90, 90, 90 माइनस 45, ये भी 45 हो जाएगा। और भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, भले आपको दिख रहा है, बट ये 90 डिग्री है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है ना बच्चा, भाई वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री है, सो 90 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या आप बोल सकते हैं या तो ये या तो इसके लिए? भाई देखिए इसके लिए हाइपोटेनस, भाई अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल की, चलो इसको जान दे हुए, तो sin 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। भाई ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस और इसके लिए ये ऑपोजिट। सो इसका, चलो मैं इसको अभी के लिए, ये अपना a है तो a अपॉन 2√2। भाई sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इज इक्वल टू a बाय 2√2, √2 कट, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
अब उसमें वैल्यू पुट कर दो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻⁷, करंट है 5 और A की वैल्यू आ गई 2। सो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। फिनिश। भाई लॉजिक यही था, मेन लॉजिक यही था कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ आया भाई? अगर परपेंडिकुलर ना हो तो कैसे करके तो काफी ब्लर दिख रहा है बॉल। ओके सॉरी मुझे बनना पड़ेगा। भाई आपको एक फाइनाइट वायर दी गई है इस बार, ठीक है। करंट आपको दिया हुआ है इस बार 2 एम्पियर। एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P, कहा हुआ है कि इसका जो बॉटम पॉइंट है वहां से इसका डिस्टेंस हो गया है D। ओके, एंड ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड यहां से कोई एक एंगल आपको दे रखा है ये 30 डिग्री। ओके भाई, ये क्वेश्चन में फिगर दे रखे हैं और क्वेश्चन वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे करेंगे भाई? अच्छा ये D नहीं, चलो इसको हम ले लेते हैं 3 मीटर। यहां से यहां तक का पॉइंट दिया है 3 मीटर। चलिए इसको ले लो A, इसको ले लो B। तो भाई ये φ1 ये φ2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया ना, ये A ये φ1 पर भाई एक फाइनाइट है, ये फाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट नहीं है। तो हमको 90 डिग्री नहीं देना है भाई, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था भाई। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A sin φ1 प्लस sin φ2। ये फॉर्मूला यूज करना है फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट लाइन को लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला यूज होगी। तो भाई ये इसके बदले 10⁻⁷, करंट आपको दिया हुआ है 2, डिस्टेंस हो गया 3, sin φ1 भाई sin 60 1/2 और sin 60 √3/2 और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बस इसका आंसर निकाल लो, आ जाएगा इसका आंसर। मत निकालो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आंसर रॉन्ग है। वही तो परपेंडिकुलर कहां आ रहा है भाई इसमें 2 गलती हो गई। पहली गलती जो मोस्टली बच्चों को समझ आ गया कि भाई A तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कौन से एंगल से परपेंडिकुलर लग रहा है आपको? दिखने में तो नहीं लग रहा। तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। भाई आपको ये क्वेश्चन में दिया भाई वायर इतनी चाहिए, खाली एक्सटेंड करके भाई ये डिस्टेंस होगा ना परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई? ये आपको 3 मीटर दे रखा है और ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा मैं यहां से एक लाइन स्टेप से ड्रॉ करता हूं। ओके भाई ये क्वेश्चन में लाइन आपको स्टेप से दी हुई है, ये 30 डिग्री है तो भाई ये 90 डिग्री बन गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्चुअली ये बन गया। आपके पास 30 है, आपके पास 3 मीटर है, लगा लो sin cos tan जिसकी जरूरत हो। भाई sin 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस ये एडजेसेंट, तो cos लगा रहे हैं, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट। भाई आखिर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट है, तो cos 30 इज इक्वल टू a/3। cos 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू a/3, इसको वहां ले जाओ, a इज इक्वल टू 3 √3/2 मीटर। a की वैल्यू तो मिल गई। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम, भाई हमने क्या देखा था डेरिवेशन में कि एक पॉइंट इधर है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
और जो phi 1 phi 2 हम लोग लेते हैं भाई वो परपेंडिकुलर से ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, याद आया, फ्रॉम -phi 2 टू +phi 1। भाई हम तो जो एंगल लेते हैं वो परपेंडिकुलर से लेते हैं ना। अब ये देखो ये एंगल तो मुझे दे रखा है 60 परपेंडिकुलर से, ठीक है, लेकिन ये 30 कहां से परपेंडिकुलर से? भाई समझ आ रहा है? ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज आपके वायर का बॉटम ये है, वायर का बॉटम ये नहीं है। phi 1 मतलब एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड टॉप, और phi 2 का मतलब एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बॉटम। तो भाई देखो आज ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इससे आपको ऊपर जाना है, यानी कि ये होगा आपका टॉप और इसके नीचे भी तो कुछ होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई? देखो देखो मेरी बात सुनो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से आपको टॉप तक में जाना है और यहां से बॉटम तक में जाना है। कैसे करेंगे? देखो जरा यहां फिगर फिर से देखो, ये आपका पॉइंट P है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने ये देखा था कि भाई परपेंडिकुलर से टॉप तक का एंगल एंड परपेंडिकुलर से बॉटम तक का एंगल। सो भाई ये आपका परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से टॉप और परपेंडिकुलर से बॉटम, लेकिन बॉटम में तो कुछ है ही नहीं, बॉटम तो ये है ना, और मुझे एंगल नीचे से ढूंढना है। देखो ये नीचे जाना है, बॉटम के लिए मुझे नीचे जाना है, लेकिन इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर है, तो जो phi 1 phi 2 है वो परपेंडिकुलर से लेने होते हैं। सो परपेंडिकुलर से टॉप तक चला गया, देखो ये टॉप है तो परपेंडिकुलर टॉप तक चला गया, बॉटम तो है ही नहीं। व्हाट टू डू बच्चा लोग, अब जरा यहां ध्यान देना, जरा यहां ध्यान देना भाई, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, नीचे जाना है भाई, हमको नीचे जाना है, जाते जाओ बॉटम को ढूंढो, जाते जाओ, ये मिल गया भाई, ये तो बॉटम की लाइन है। देखो ये टॉप की लाइन, ये बॉटम की लाइन। अब phi 2 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर से बॉटम की लाइन तक का एंगल। सो आप परपेंडिकुलर से शुरू करो, जहां पे आपको मिले वो, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई? 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा ये? 330। तो बच्चों लोग आपके phi 2 की वैल्यू 330 हो जाएगी और phi 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 30 प्लस 60 90। भाई आपको समझ आ रहा है? यस सर। ये परपेंडिकुलर से टॉप, तो परपेंडिकुलर से टॉप जा रहा है तो 30 और 60 आ रहा है, और परपेंडिकुलर से बॉटम जाना है, लेकिन इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज एक्चुअल में वायर का बॉटम ये है, ये नहीं है। तो हम घूमते जहां तक बॉटम नहीं मिलेगी वहां तक आएंगे। सो ये हो गया आपका पूरा 360 माइनस 30। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे फिर से। सर पर ऐसा बाहर से ले सकते हैं? हाँ एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता क्या? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब देखो ये पॉइंट जो है ना वायर, देखो आपके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि जहां जहां वायर है उसके उधर ही पॉइंट्स में आएगा, इधर नीचे तो नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड, आएगा कम आएगा लेकिन आएगा। सो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो कम क्यों आएगा, मैं आपको एक प्रूफ और देता हूँ यहाँ पे। भाई μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 2, A की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3/2, sin 90, phi 1 कितना था? 30 प्लस 60 90 प्लस sin 330। ठीक है, इसको हटा दूं। ओके, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4/3√3 into 10⁻⁷ sin 91। भाई sin 30 क्या होगा मैक्स वाला बच्चे? भाई sin 30 को
सॉरी 330 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 360 माइनस 30। अब बच्चा लोग हमने कई बार इसे देखी थी 0, 90, 180, 270 और वापस 360। 360 माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस साइन 30। भाई क्यों माइनस? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, पता है ये चीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब 360 माइनस का मतलब है ये 360 है तो यहां से माइनस, यहां से 30 नीचे जाओ तो एक्चुअली हम यहां पहुंच गए तो साइन 30 हो गया, लेकिन भाई यहां पे नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया माइनस। तो भाई प्लस के बदले क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है। देखो मैंने क्या कहा था मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो रही थी, बढ़नी चाहिए थी, बट क्या हो गया माइनस आ गया। मतलब ठीक देखो पॉइंट नीचे है ना तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। सो ये 4/3√3 into 10⁻⁻7 1 माइनस सर परपेंडिकुलर से मॉडल तो किए इसलिए माइनस आया 1/2। ओके 4/3√3 into 10⁻⁷ भाई 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2। ये गया 2 2 जा 4, आंसर आ गया 2/3√3 into 10⁻⁷। जनरली हम लोग कभी भी नीचे रूट नहीं रखते तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2√3 अपॉन 9 into 10⁻⁷ टेस्ला। यह आ गया हमारा आंसर। सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप या तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है भाई, एक सर्कल ले लेते हैं और उसके सेंटर पे एक P पॉइंट है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। भाई ऐसे तो कहीं भी निकाल सकते हैं बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ सेंटर पॉइंट ही है। और मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये करंट पूरा यूं फ्लो हो रहा है। अब भाई सर्कल क्या है, सर्कल इज नथिंग बट द फाइनाइट लाइन। भाई सर्कल अगर मैं इसको यूं खोल दूं तो ये फाइनाइट लाइन ही हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पे बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन बायो-सैवर्ट ने क्या कहा था कि भाई लंबी लाइन के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर उसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, अगर छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, जैसे मान लो मैं इधर एक एलिमेंट ले लेता हूं dl। भैया पहले भी तो हम ऐसे ही करते थे, एक लाइन होती थी, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट dl लेते थे और उसे एक p पॉइंट पे r डिस्टेंस पे एक एंगल बनाते थे। यहाँ भी सेम चीज, भाई यहाँ पे आपका जो dl होगा वो कुछ इस डायरेक्शन पे होगा। भाई जो dl है, जो लेंथ है, वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होगा, इसलिए वो इस टाइप से हो जाएगा। और भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं लेता हूं चलिए r, तो भाई ये रेडियस बन जाएगा ना, एक्चुअली r इज नथिंग बट द रेडियस। अब बच्चा लोग आपने पहले भी टेंथ में पढ़ रखा होगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है 90 डिग्री का। सो भाई according to Biot-Savart law, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी μ0/4 pi I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे r का मतलब हो गया हमारा कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा ये dv होगा। अब भाई यहाँ पे थीटा कितना है, देखो यहाँ पे थीटा कुछ भी होता था, थीटा मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जो लेंथ और डिस्टेंस के बीच का एंगल। सो ये लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90। क्यों? सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होती है, और ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं, तो sin 90 रखते हैं वहां पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl बाय r स्क्वायर। sin 90 क्या होता है? sin 90 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अब भाई देखो ये छोटे सेक्शन के लिए आई, वैसे हर एक सेक्शन के लिए मेरे पास यही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाहर करंट सेम, रेडियस भी सेम। देखो किसी भी एक सर्कुलर लूप का रेडियस तो ना चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, खाली चेंज क्या हो रहा है? dl। अब dl का मतलब क्या हुआ? छोटी छोटी लेंथ को प्लस कर दो, तो छोटी छोटी लेंथ को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरे सर्कल का क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस मिलेगा ना भाई। सर्कल की छोटी छोटी लेंथ को आप ऐड करते जा रहे हो, तो जब सारी लेंथ को मिला दोगे तो वो आपका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई r। सो एक एक r कट। अब कट करने वाले इसको भी कट कर देते, बट मैं नहीं करता हूँ। हमने कहा था ना इसकी वैल्यू 10⁻⁷, ठीक है? आपके बुक में कट करके दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप। पाई पाई कट और ये 2 जा, सो भाई आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 2 i बाय r। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इसको कट ना करके इस टाइप से लिखा करो, म्यू नॉट। जब भी न्यूमेरिकल आवे ना, देखो डेरिवेशन आवे तो भले कट कर दो, लेकिन जब न्यूमेरिकल आवे ना तो इसको इस टाइप से लिखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r, और इधर लगा दो 2 पाई। तो इसके बदले 10⁻⁷, करंट की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और पाई की 22/7। ठीक है? न्यूमेरिकल के लिए भले इस टाइप से करो, और बाकी डेरिवेशन आवे तो इस टाइप से कर लो। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये तो पूरा सर्कल था, अगर हाफ सर्कल आ जावे तो देखो मैं हाफ सर्कल के लिए आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, और उसके बाद एक बहुत ही इजी तरीका भी बता रहा हूँ। भाई सपोज थोड़ी ये मेरा सेंटर सर्कल है, इसके सेंटर P पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने को कहा गया है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस होगा क्या कि हमने लास्ट में जब इंटीग्रेशन करते समय 2 पाई r लिया था, इस बार हम हाफ सेमी सर्कल मतलब पाई r ले लेंगे। भाई कॉन्सेप्ट ना चेंज होगा कि ये मान लो कि ये एक कंपोनेंट है जहां से आपका ये dl है, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है, तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। जो डेरिवेशन हमने पहले देखा था वो सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a, नहीं i बाय a इसमें i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब sin थीटा 1 हो जाएगा, तो ये तो निकल गया। सो इसका और इसका इंटीग्रेशन, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई, अगर रेडियस कैपिटल ले लेते हैं सो 1 बाय r स्क्वायर बाहर, i भी बाहर, बचा क्या? dl। dl मतलब टोटल लेंथ, और इस बार टोटल लेंथ कितनी होगी? सेमी सर्कमफ्रेंस। टोटल लेंथ क्या होगा? सेमी सर्कमफ्रेंस। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर पाई r, जिसमें से एक एक r कट, डेरिवेशन के लिए पाई पाई भी कट। सो क्या बचा? म्यू नॉट बाय 4 i बाय r। बच्चों अब देखो इसको अगर निकालना है तो बहुत एक इजी तरीका भी है। अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो न्यूमेरिकल आ गया, अब इतनी सारी फॉर्मूला क्यों याद रखने की जब हमारे पास शॉर्टकट है? तो इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए शॉर्टकट क्या है
कि भाई जब एंगल 360 डिग्री था तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी हमारी म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर डेरिवेशन पर्पस के लिए। बाकी न्यूमेरिकल में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई अगर एंगल 180 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी 360 मतलब पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, तो 360 के लिए इतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो 180 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इंटू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर अपॉन 360 182 जा ये 2 यहाँ मतलब ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये दोनों नीचे, सो 2 2 जा 4। तो देखो यही आंसर आ गया म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। तो अगर कोई भी एंगल आ जाए, सिर्फ सेमी सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, सपोज करो आपको एक आर्क दे दिया और उसका एंगल दे दिया भाई 60 डिग्री, एक आर्क दे दिया, आप बोल रहे करंट यहां जा रहा है और 60 डिग्री दे दिया, और इसके लिए आपको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात नहीं, 2 मिनट देखते रहो भाई। तो भाई 360 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी म्यू बाय 2 आई बाय आर। सो भाई 60 के लिए कितना, कोई भी एंगल दे देवे ना आपको किसी आर्क के लिए, हम डायरेक्टली देखो ये चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉसिबल नहीं था। क्यों? अच्छा एक चीज और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, सॉरी, यहां जरा ध्यान देना भाई। जब हमने सर्कल लिया था भाई, ये करंट यहां जा रहा है, अगर मैं राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करूं सो ये कैसा जाएगा, देखो ये राइट हैंड, ये मैंने करंट की डायरेक्शन में क्या रख दिया थंब, और यहाँ पे करंट कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी अंदर की तरफ। कहाँ जा रही है अंदर की तरफ। सिमिलरली यहाँ ये मेरा करंट की डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। भाई सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है, इसलिए हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐड करते हैं। भाई अगर बाहर आती तो मैं सबको इंटीग्रेट ना करता, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है एडिशन। अब भाई यहाँ पे ले लो करंट, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, सो ये करंट कहाँ जा रही है अंदर, मतलब पूरे सर्कुलर एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होंगे इस सर्कल पे, हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन पे जा रही है, इसलिए सबका एडिशन पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा नहीं होता था भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या रहता था, मान लो अगर ये कंपोनेंट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड यूं जाएगी रेडियली आउटवर्ड्स, तो हम उसके 2 कंपोनेंट लेते थे, sin थीटा e cos थीटा, याद आया कुछ। फिर एक कंपोनेंट यहां लेते थे, तो इसके कारण ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर रहा है लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के समय ये रिलेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के समय ये रिलेशन पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज वायर इतनी हो कि इतनी हो, हर किसी के लिए डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो 60 के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 60 इंटू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर अपॉन 360, ये क्या हो गया 6 2 जा 12 म्यू नॉट बाय 12 आई बाय आर। तो ये सब ज्यादा इक्वेशन याद रखने का नहीं, एक ही इक्वेशन याद रखो, ये वाला म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। कब? जब पूरा सर्कल है तब। ये वैल्यू कब याद रखने की? डेरिवेशन के लिए। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या समझाया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू 2 पाई। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए ये लेके चलो तो आपका काम काफी आसान रहेगा, और डेरिवेशन के लिए ये